हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है। इस टेबल के आधार पर हम इस डिफरेंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं: अंतर का आधार, माइक्रो और मैक्रो। तो अंतर के आधार में हम सबसे पहले देखें अध्ययन की इकाई। तो माइक्रो में अध्ययन की इकाई जो होती है वो होती है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, और मैक्रो में होती है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, होल इकोनॉमी। मान्यता, तो माइक्रो जो इकोनॉमी है वो इस मान्यता पर आधारित है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता होगी और पूर्ण रोजगार होगा, सरकार का कोई दखल नहीं होगा और फ्री प्राइस मैकेनिज्म होगा। जबकि मैक्रो इस मान्यता पर आधारित है कि कीमत और का जो वितरण है, जो वर्तमान वितरण है, वो पूर्व से पहले से ही निर्धारित है। फिर अध्ययन की स्थिति, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो संतुलन की स्थिति में ही इसको स्टडी किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी असंतुलन की स्थिति में भी एनालाइज किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर विश्लेषण के उपकरण, तो माइक्रो इकोनॉमिक में जो उपकरण है वो है कीमत के उपकरण, प्राइस मैकेनिज्म, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है राष्ट्रीय आय के स्तर के उपकरण। संतुलन के प्रकार, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आंशिक संतुलन को स्टडी किया जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामान्य संतुलन को एनालाइज करते हैं। परिवर्तन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि व्यष्टि के परिवर्तन जो है वो समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं, जबकि समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर है विरोधाभास। विरोधाभास बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि माइक्रो और मैक्रो की अलग अलग ज़रूरत ही क्या है, हम एक ही के नियम जो है वो दोनों में लागू क्यों नहीं कर लेते। तो हम देखें कि कई जो नियम हैं वो ऐसे होते हैं जो व्यष्टि पे तो सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। जैसे हम देखें कि अगर एक आदमी बचत कर रहा है तो वो उससे उसके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सभी लोग बचत करने लग जाएं तो जो हमारी टोटल डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्फ्लेशन में अटक जाएगी। तो इकोनॉमी में, होल इकोनॉमी के लिए बचत जो है वो अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो विरोधाभास जो है उसमें व्यष्टि के नियम जो है वो समष्टि में, और समष्टि के जो नियम है वो व्यष्टि में लागू नहीं किए जा सकते, वो डिफर होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी की, जो हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, किन किन चीज़ों को हम उसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें देखो 3 तो मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हम करते हैं चॉइस ऑफ गुड्स की। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम किन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में यूज़ करें, हम उससे हम कौन सी चीज़ें बनाएं, कंज्यूमर गुड बनाएं या कैपिटल गुड बनाएं। क्योंकि अगर हम कंज्यूमर गुड बनाते हैं तो वो लोगों की डायरेक्ट डिमांड को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होंगी वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होंगी तो वो डायरेक्ट डिमांड तो क्रिएट नहीं करेंगी या किसी की पर्सन की डिमांड को डायरेक्टली तो सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, पर वो फर्दर इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेंगी, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड्स में लगा देंगे तो कैपिटल गुड्स के लिए कम पड़ जाएगा, और कैपिटल गुड्स के लिए लगा देंगे तो वो कंज्यूमर गुड्स के लिए कम पड़ जाएगा। तो हमें इन दोनों में से किसके लिए, किस चीज़ों का प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम प्रॉब्लम फेस करते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक की, कि हम लेबर बेस्ड टेक्निक को यूज़ करें या कैपिटल बेस्ड टेक्निक को यूज़ करें। क्योंकि लेबर बेस्ड जो टेक्निक होती है उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आती है, और कैपिटल जो बेस्ड टेक्निक होती है उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए लोगों को रोज़गार देना ज़रूरी होता है, तो अगर कैपिटल ज़्यादा लगेगी तो लोगों को कम रोज़गार मिलेगा, और कैपिटल बेस्ड टेक्निक यूज़ की जाएगी तो लोगों को कम रोज़गार मिलेगा, और अगर लेबर बेस्ड टेक्निक यूज़ की जाएगी तो लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो हम कौन सी वाली टेक्निक को यूज़ करें, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। फिर है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोडक्शन करें, हमारा कंज्यूमर
कौन होगा। तो हमारे पास में हमारे किसी भी कंट्री के अंदर रिच सेक्शन भी होता है और पुअर सेक्शन भी होता है, और दोनों की डिमांड अलग अलग होगी। रिच सेक्शन जो है वो डिमांड करेगा कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स मतलब जो लग्जरी गुड्स होंगी उनकी, जबकि जो पुअर सेक्शन है वो डिमांड करेगा बेसिक नीड्स की। तो हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, है ना। तो उसके हिसाब से हमारे पास में ये कंज्यूमर की चॉइस हमारे पास में रहती है। इसके अलावा देखो और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उत्पादन के साधनों का उपयोग और वितरण कैसे किया जाए। एक प्रॉब्लम है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए और उसका वितरण कैसे किया जाए। फिर है उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग की समस्या। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उत्पादन के पास हमारे पास जितने साधन होते हैं वो सारे जो साधन है वो यूज़ नहीं हो पाते। कई बार जैसे हम कहें अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जितने लोग रोज़गार में होने चाहिए उतने लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो अनयूज्ड हैं, तो इनको भी तो यूज़ होना चाहिए ना। अगर इनको किसी चीज़ में किसी काम में लगाया जाए तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन इनको यूज़ नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए। किसी भी कोई फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, और हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है। तो उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना भी एक समस्या है। फिर उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या। अगर हम उत्पादन जहाँ है आज वहीं पे रहें तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा वहीं पे रहेगा। तो हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, लोगों की आय को बढ़ाना है या लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, तो उसके लिए हमें उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाना होगा। तो इस तरह से हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना होता है। ये सारी किसी भी इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनको हमें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनालाइज करना होता है कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर है देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप ऑफ इकोनॉमी में हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी हमारे यहाँ होती है। कहीं भी चले जाओ इन्हीं तीनों में से मिलेगा, पूंजीवादी कैपिटलिज्म, समाजवादी सोशलिज्म और मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों इकोनॉमी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस आधार पर लिए जाते हैं, जैसे क्या उत्पादन किया जाए। तो पूंजीवादी यानी कैपिटल इकोनॉमी में ये जो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उत्पादन किया जाए, किस आधार पर किया जाएगा, प्राइस और प्रॉफिट के आधार पर। जो भी पर्सन है वो पैसा अगर लगा रहा है किसी प्रोडक्शन में तो वो क्या चाहेगा, प्रॉफिट। कैपिटलिज्म में यही तो है। तो पूंजीवादी या कैपिटलिज्म में जो उत्पादन है वो कैसे किया जाए, कितना किया जाए, ये इस पर डिपेंड करेगा कीमत और लाभों पर, प्राइस और प्रॉफिट पे। जबकि समाजवादी सोशलिज्म में ये जो डिसीजन किया जाएगा वो देखा जाएगा सामाजिक आर्थिक कल्याण के रूप में, क्योंकि लोगों का विकास करना या लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना यही सरकार का उद्देश्य है, या जो हमारी इकोनॉमी है उसका उद्देश्य है। और मिश्रित में क्या होगा, मिश्रित में इन दोनों को यूज़ किया जाएगा। कुछ चीज़ों में जो उत्पादन है वो ये देख के किया जाएगा कि प्रॉफिट कैसे हो, प्राइस कैसे तय हो, और कुछ चीज़ों में जो वीकर सेक्शन है उसके लिए जो प्राइस मैकेनिज्म है वो काम ना करे, उनकी ज़रूरतें हर हालत में पूरी हो सकें। कैसे उत्पादन किया जाए, तो पूंजीवादी में तो न्यूनतम लागत, और समाजवाद में समाज अनुकूल तकनीक, और मिश्रित में क्या होगा, मिश्रित में दोनों टेक्निक को मिला करके यूज़ किया जाएगा। वितरण कैसे हो, तो उत्पादन कैपिटलिज्म में तो ये होगा कि जो जैसा उत्पादन में योगदान दे रहा है वो वैसे ही उसको उसमें प्रॉफिट में हिस्सा मिले, या उसकी जो सैलरी या जो भी उसका मेन रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम कल्याण के आधार पर होगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित संतुलन के आधार पर दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। ऑनरशिप किसकी होगी, तो पूंजीवाद में तो प्राइवेट होगी, समाजवाद में गवर्नमेंट होगी, और मिश्रित में दोनों का मिक्स्ड होगा। ठीक है। फिर प्रोडक्शन, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो पूंजीवाद में कैपिटलिज्म में तो जो मोटिव ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रॉफिट होगा, और सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर होगा, और मिश्रित में दोनों होगा। जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। कंपटीशन, तो पूंजीवाद में तो कंपटीशन होना ही होना है,
और जो सोशलिज्म है उसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और मिश्रित में क्या होगा, तो मिश्रित में प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें तो कंपटीशन होगा, और जो सोशल जो आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, गवर्नमेंट जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाए करेगी उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा या नहीं होगा, तो पूंजीवाद में तो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, जो भी होगा वो प्राइस मैकेनिज्म से ही होगा। समाजवाद में टोटली फुल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, और गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, ठीक है। और मिश्रित में क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि फुल कंट्रोल होगा पब्लिक सेक्टर पे, और लिमिटेड रोल होगा इन प्राइवेट सेक्टर में। लिमिटेड कंट्रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर पे भी कंट्रोल होगा, लिमिटेड कंट्रोल होगा, फुली कंट्रोल नहीं होगा। और गवर्नमेंट सेक्टर है वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही। तो इस तरह से अलग अलग इकोनॉमीज़ में एक अलग अलग तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। ये भी वैसे देखा जाए तो आपका जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी है उसी का पार्ट है, लेकिन इसमें हम थोड़ी और चीज़ों को करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो हम अभी एक बेसिक के तौर पे हम स्टडी करेंगे, तो आप बने रहिए, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।